हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, इससे पहले हमने एक उर्दू अनुवादक का सीरीज़ करा दिया है और हम उर्दू अनुवादक का सीरीज़ शुरू कर चुके हैं और हमने देखा वो मेरा फर्स्ट पार्ट था और आप तमाम नाज़रीन व सामईन का काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहा और काफ़ी डिमांड उसका आया कि सर सेकंड पार्ट भी बनाया जाए। तो चूँकि मुझे भी लगा कि इस तरह के अगर सीरीज़ बनाया जाए, क्वेश्चंस कराया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और एक तरह का ओवरऑल आपको प्रैक्टिस सेट के तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ 15 क्वेश्चंस थे, वो सारे हमारे दोस्तों ने देखा और कमेंट्स भी किया कि सर और भी पार्ट्स बनाइए ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये मेरा जो वीडियो है वो उर्दू अनुवादक के हवाले से ये आपका आज सेकंड सीरीज़ है। ये सेकंड सीरीज़ है और इस तरह कंटिन्यू सीरीज़ बनाता रहूँगा ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कवर हो जाए। मेरा मेन मकसद इसमें है कि उर्दू ज़बान के हवाले से हिंदी को भी समझते चले और इंग्लिश के अल्फाज़ को भी समझते चले। तो जैसे कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, काफ़ी मेहनत करके मैंने इसे तैयार किया है। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए अगर आप उर्दू अनुवादक के विद्यार्थी हैं या उर्दू ज़बान को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अनुपस्थिति को उर्दू में क्या कहते हैं। एक लफ्ज़ आपका हिंदी में है, उसको पूछा जा रहा है कि अनुपस्थिति का एक लफ्ज़ है उर्दू में, उसे क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहले में है ख़राब और 2 में है गैर हाजिर और 3 में है रद्दी, 4 में है सामान। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप अपने जहन में इसका आंसर ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के तौर पे एक पेज ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए और आप 1 से 10 तक लिख लीजिए और जो भी जितने भी आंसर्स आपके सही हो आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब सुनिए, मैं हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्त दूंगा, उसमें आप या तो फिर वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप उसका आंसर दीजिए। तो मैं अनुपस्थिति को उर्दू में क्या कहते हैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अनुपस्थिति को उर्दू में गैर हाजिर कहते हैं। तो इसको लगे हाथ हम इसकी अंग्रेज़ी भी जान लेते हैं। अंग्रेज़ी इसकी क्या होती है, अब्सेंस। क्या होती है दोस्तों, अब्सेंस। क्योंकि दोस्तों ये उर्दू अनुवादक का जो पेपर है इसमें आपके 3 लैंग्वेज कॉमनली इसमें शामिल हो जाते हैं, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। तो इन तमाम तीनों ज़बानों पे आपको अबूर होना चाहिए। ख़ासकर ऑफिशियल कीवर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, मुफरदात होते हैं, उन्हें आप ज़रूर समझ के जाएँ। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कीवर्ड्स को इन तमाम सवालात में ज़िक्र किया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, प्रवेश को उर्दू में क्या कहते हैं। ये भी आपका हिंदी कह सकते हैं शब्दकोश से है और आपको बताना है, आपके अभी होमवर्क दे रहा हूँ कि शब्दकोश को आपके उर्दू में क्या कहते हैं, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शंस, प्रवेश को उर्दू में क्या कहते हैं, ऑप्शंस जो हैं दाखिला और 2 में ममनू और 3 में मंजूरी, 4 में मकबूलियत। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं अब अपना सही जवाब बताने जा रहा हूँ। प्रवेश को उर्दू में कहते हैं दाखिला। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। ऊपर जो प्रवेश पूछा गया था उसको हम कह सकते हैं कि एंट्री। यहाँ पे हम एंट्री के माने में लेंगे और यहाँ पे आपका एडमिशन ना लेके बल्कि हम एंट्री के माने में ले तो बेहतर होगा। जिस तरह बोला जाता है प्रवेश वर्जित है, दाखिला ममनू है, तो एंट्री के बारे में वहाँ पे होता है एंट्री इनवैलिड, या लिखते हैं नो परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन या नो एंट्री विदाउट परमिशन। इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक तरह का दाखिला, मान लीजिए ऑफिस पे आप जा रहे हैं तो ऑफिस के डोर पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ममनू, वहाँ पे दाखिला या प्रवेश या एंट्री, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ज़बानें अलग हैं, तीनों के मानी एक हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, ममनू को हिंदी में क्या कहा जाता है। एक सवाल है कि ममनू को हिंदी में क्या कहा जाता है। अगर ममनू के बारे में पूछा जा रहा है तो ममनू एक तरह का ये वर्ड है और ये वर्ड आपका
लफ्ज़ ये आपका उर्दू का है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ममनू को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस, 1 में है अतिरिक्त, 2 में है अर्जन, 3 में है कार्य और 4 में है वर्जित। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर आप मेरे आंसर को सुनिए। इसका सही आंसर है, ममनू को हिंदी में कहते हैं वर्जित, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ को बनाते वक्त मैंने ख़ासकर उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू और फिर इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से उर्दू, इन तमाम ज़बानों को एक दूसरे में मुंतकिल करने की कोशिश किया है ताकि एक अच्छा ओवरऑल आपको एक जहन मिल सके। तो ये देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ कॉल्ड एडजॉर्न इनटू उर्दू। एक लफ्ज़ है इंग्लिश का जो कि एडजॉर्न है, कह सकते हैं कि ये एक तरह का माना है या एक लफ्ज़ है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसका उर्दू माना क्या होता है, यही पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस, 1 में है लुत्फ़ अंदोज़ होना, 2 में है मुलतवी होना और 3 में है बहस व मुबाहिसा करना और 4 में है हल्फ दिलाना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे जवाब को सुनिए। सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है मुलतवी करना। मुलतवी करना, एडजॉर्न, मुलतवी करना, और इसकी एक इंग्लिश और आती है पोस्टपोन। पोस्ट, ये भी काफ़ी मुस्तामल है। ये दोनों एडजॉर्न थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडजॉर्न और पोस्टपोन दोनों मुस्तामल है, मुलतवी के माने में है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। अभिकर्ता को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? हिंदी का एक शब्द है अभिकर्ता, उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यानी अभिकर्ता का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अभिकर्ता का अंग्रेज़ी मीनिंग क्या होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस, 1 में है एग्रीमेंट और 2 में है लेबर और 3 में है एजेंट और 4 में है एडवांस। तो अगर सवाल नंबर 5 का आपको इसका सही आंसर पता है तो आंसर कीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वरना मेरे जवाब को सुनिए। अभिकर्ता को अंग्रेज़ी में कहते हैं एजेंट। एजेंट कह सकते हैं इसको अंग्रेज़ी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। सवाल नंबर 6 देखते हैं। एडवाइस को उर्दू में क्या कहा, एडवाइस का उर्दू माना क्या है? अंग्रेज़ी का आपका एक लफ्ज़ है एडवाइस, इसका उर्दू माना क्या होता है आपको ये बताना है कि एडवाइस को उर्दू में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस, 1 में है झगड़ा करना, 2 में है बातचीत करना, 3 में है सलाह देना और 4 में है सुकून होना। अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर मेरे सही जवाब को सुनिए। सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है 3, सलाह देना, एडवाइस देना यानी सलाह देना। तो सवाल नंबर 6 का 3 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। अनुराग का अंग्रेज़ी अर्थ क्या होगा? एक शब्द है अनुराग, इसका अंग्रेज़ी अर्थ क्या होता है, यानी अनुराग लफ्ज़ का अंग्रेज़ी में क्या माना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस, 1 में दिया गया है अटैन और 2 में अफेक्शन, 3 में एग्री, 4 में स्पेशल। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शंस मज़कूरा हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर मेरे सही जवाब को सुनिए। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है, अफेक्शन। अनुराग को अंग्रेज़ी में कहते हैं अफेक्शन और उर्दू में कहते हैं शफ़क़त। क्या कहते हैं दोस्तों? उर्दू में इसको कहते हैं शफ़क़त। तो आप उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी इन तीनों मुफ़रदात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप मुफ़रदात पर कमांड हासिल कर लिए तो आपका सिलेक्शन आसानी से मुमकिन हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है कृषि आय को उर्दू में क्या कहा जाता है। कृषि आय को उर्दू में क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है सवाल नंबर 8 में। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है सरकारी आमदनी, ऑप्शन 2 में है आवाम का पैसा, ऑप्शन 3 में है ज़राई आमदनी और ऑप्शन 4 में है कोई नहीं। यानी कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में कृषि आय का उर्दू में जो मज़कूरा अल्फाज दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका सही ऑप्शन टिक करना है सवाल नंबर 8 का। अगर आपको पता हो तो आप इसका सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इसका सही जवाब सुनिए। कृषि आय को उर्दू में कहते हैं ज़राई आमदनी। ज़राई आमदनी इसको कहते हैं। इसको फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये आपका हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, जिसको आपका हिंदी में कहते हैं कृषि आय, उर्दू में कहते हैं ज़राई आमदनी। तो इन अल्फाज को आप जहन नशीन कर लीजिए। ये आपके ऑफिशियल अल्फाज हैं जिनके हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो इन्हें आप नज़रअंदाज नहीं करके जा सकते हैं, क्योंकि आपका मावा व मलजा यही वो है अल्फाज जिसे आपको देख कर जाना है क्या फुली। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। आबाद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा। ये भी ग्रामर का पोर्शन है और उर्दू में ग्रामर का बहुत ही ख़ास रोल है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ज़बान नहीं सीख सकते। चाहे जाए कि वो आपका हिंदी भाषा हो, अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर उर्दू ज़बान हो, आप ग्रामर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, व्याकरण को आप नहीं छोड़ सकते, क़वायद को आप तर्क नहीं कर सकते। हर हाल में आपको उसे लेके चलना है। तो सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है आबाद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा। आबाद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा। या आपके ऑप्शंस 1 में खाली जगह और 2 में है छुरी, 3 में है वीरान, 4 में है बहर। अगर आपको पता है और ये आबाद जो लफ्ज़ हैं यह मुख्तलिफ़ उर्दू के एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, इसी वजह से इस सवाल को मैं यहाँ पे लिया हूँ। इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आबाद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका सही ऑप्शन आपका होगा आबाद का हो जाएगा वीरान। सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 यानी वीरान। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है मज़कूरा अल्फाज में से सही लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। यानी आपका डिक्टेशन चेक किया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी बताया कि डिक्टेशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो जिसको उर्दू में कहते हैं इमला। शायद कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हूँ, उनसे भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हों, अगर आप उर्दू के मुतमन्नी हैं तो उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया मज़कूरा अल्फाज में से सही लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा इमला। इमला आपका इंग्लिश में इमले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिक्टेशन, DICTATION। तो ये डिक्टेशन आपका इंग्लिश में होता है, उर्दू में इसे कहते हैं इमला। तो देखते हैं किस लफ्ज़ का इमला जो है सही है। पहले में आपका है गाड़ी, दूसरे में है खरगोश, तीसरे में है परिंदा, चौथे में है लकड़ी। तो आपको बताना है
अगर आपका उर्दू पे कमांड है, आप उर्दू लिखते हैं, उर्दू ज़्यादा पढ़ते हैं, उर्दू अल्फाज पे आपका पकड़ है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी परिंदा। उसके अलावा आपका जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है गाड़ी, एक गाड़ी नहीं बल्कि एक गाड़ी होता है। कैसे होता है? गाप से होता है और ये इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह लिखा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो गलत किस कंडीशन में है? वो इस कंडीशन में है कि ये खरगोश होता है आपका, खरगोश नहीं। क्या होता है? खरगोश। तो ये इस तरह रहता है। और लास्ट वाला जो आपका गलत है, उसका सही इमला आपका हो जाएगा लकड़ी। क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका लकड़ी। तो ये इसका सही इमला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा थर्ड पार्ट, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं शामिल करूँगा और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल करूँगा, जिसमें उर्दू, अंग्रेज़ी, उर्दू के मुहावरात, हिंदी क्वेश्चंस, अल्फाज, मुतजाद, उन तमाम को शामिल करूँगा, ताकि ओवरऑल एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल का जो नाम है A to Z इन्फो, आप जाइए यूट्यूब पे, वहाँ भी मिल जाएगा, और यहीं पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, और उर्दू के हवाले से बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखिए। उन तमाम वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी आपको एक तजुर्बा हो जाएगा उर्दू के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।